नमस्कार दोस्तों, अचल टीचिंग में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। दोस्तों, जितने भी शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम हैं, वो चाहे बीएड हो, बीटीसी हो, बीएलएड हो या बीपीएड आदि हो, सब में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्ययन करना पड़ता है। और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम कम समय में संक्षिप्त रूप से एक वीडियो में नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए इसकी व्यापकता को देखते हुए आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यह हमारी इस विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग टॉपिक का प्रथम पार्ट है। बाकी जो चीजें बचेंगी उनको हम क्रमशः दूसरी, तीसरी और चौथी वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, जो हमारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है, इसके अंतर्गत आज हम इसका सामान्य परिचय, इसके उद्देश्य और इसके प्रमुख कार्यों को जानने की कोशिश करेंगे। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को स्टार्ट करने से पहले आप सब शांत चित्त से मेरी बातों को गौर से सुनिए, ताकि इसका कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। और जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो कोई भी चीज हमें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाती है। तो दोस्तों, जो हमारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है, इसको समझने से आपको जितने भी आयोग आगे मिलेंगे उन सबको भी समझने में आसानी होगी। तो जब हमारा देश आजाद हुआ, यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद से हमने अपने भारत का पुनर्निर्माण करने के लिए अपने स्तर से सोचना प्रारंभ किया। हर क्षेत्र में चारों ओर परिवर्तन और सुधार अपनी चरम सीमा पर था। इसी क्रम में शिक्षा में भी परिवर्तन और सुधार जारी था। सबसे पहले आजादी के बाद हमारा ध्यान गया भारतीय तत्कालीन उच्च शिक्षा पर, जिसका क्षेत्र जो था तत्काल समय में वह बहुत ही, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि जो तत्कालीन परिस्थितियों में हमारी भारतीय उच्च शिक्षा थी, उसका जो विषय था वह ज्यादा सैद्धांतिक था और व्यवहारिक कम था। और दूसरे देशों की अपेक्षा यह थोड़ा निम्न क्वालिटी का स्तर था। इसलिए जो भारतीय दो प्रमुख संस्थाएं थी, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड और अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद, इन दोनों ने भारत सरकार को सुझाव दिया कि आप एक ऐसे आयोग की स्थापना करें जो हमारी उच्च शिक्षा से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करे और उसके सुधार के लिए हमें सुझाव दे। तो इसी क्रम में भारत सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कर दिया। और जब इसका गठन हो गया तो इसके अध्यक्ष बना दिए गए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। इन्हीं के नाम पर हम भारतीय, या आप ऐसे कह सकते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि ये इसकी स्थापना भारत सरकार ने कब की। तो अगर हम इसके सामान्य परिचय में इसके गठन या स्थापना की बात करें तो इसका गठन हुआ 4 नवंबर 1948 में, और इसके अध्यक्ष जो थे वो बनाए गए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। इसलिए हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं, यानी अध्यक्ष के नाम पर इसको हम राधाकृष्णन आयोग। स्थापना कब हुई? 1948। राधाकृष्णन आयोग 1948 या राधाकृष्णन आयोग भी कहते हैं। इसके बाद इस आयोग के जो प्रमुख सदस्य थे उसमें थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर मॉर्गन और डॉक्टर जेम्स डम, ये कुछ प्रमुख सदस्य थे। जब आयोग की स्थापना कर दी गई उसके बाद आयोग ने पूरे भारतीय विश्वविद्यालयों का या भारतीय विश्वविद्यालयों में व्याप्त समस्याओं का अध्ययन किया और उन समस्याओं
को हल करने के लिए सुझाव दिया और यह अध्ययन और सुझाव के लिए इन्होंने एक प्रतिवेदन तैयार कर लिया, दस्तावेज तैयार कर लिया, जिसको इस आयोग ने 25 अगस्त 1949 को भारत सरकार को प्रेषित कर दिया, जिसमें भारतीय उच्च शिक्षा के सुधारने के लिए बहुत सारे सुझाव दिए गए थे। इसलिए हम जो हमारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्णन आयोग है, इसको राधाकृष्णन आयोग 1948 और 1949 से लिखते हैं। तो ये तो था हमारा सामान्य परिचय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का। आइए अब हम जानते हैं कि जो हमारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है उसके उद्देश्य क्या थे, यानी कि किस उद्देश्य पर वो कार्य करना स्टार्ट किए थे। नंबर 1 पे विश्वविद्यालयों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना, यानी कि जितने भी हमारे विश्वविद्यालय थे उनसे संबंधित पूरी जानकारी भारत सरकार को सौंपना। नंबर 2, देश की तत्कालीन और भावी जरूरतों के अनुरूप उच्च शिक्षा के निर्माण एवं विस्तार हेतु सुझाव देना, यानी कि ऐसे सुझाव देना जिससे हम अपने भारतीय शिक्षा को उच्चता तक ले जा सकें। अब अगला जो हमारा कंटेंट है वो है कार्य, यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के कार्य। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के कार्य में हम नंबर 1 पे देखते हैं कि विश्वविद्यालयों का अध्ययन करके उनके दोषों का पता लगाना। तो प्रमुख कार्य जो हमारा था, यानी कि हमारे आयोग का जो प्रमुख कार्य था वो यही था कि विश्वविद्यालयों में व्याप्त जो दोष हैं उनका पता लगाना है। नंबर 2, इनके प्रशासन एवं वित्त संबंधी सुझाव देना है, यानी कि जो हमारे तत्कालीन भारतीय विश्वविद्यालय थे उनके प्रशासन, यानी कि उनका मैनेजमेंट कैसा हो, वहां शिक्षा दीक्षा का प्रारंभ और शुभारंभ कैसे किया जाए और परीक्षा प्रणाली इत्यादि जितनी भी चीजें हैं उनका संचालन और समापन कैसे किया जाए और इनके संचालन के लिए जितनी भी धनराशियों की जरूरत है उनके लिए हम क्या करें। तो प्रशासन एवं वित्त संबंधी सुझाव दिया आयोग ने। नंबर 3, इनसे संबंध डिग्री कॉलेजेस के प्रशासन एवं वित्त के विषय में सुझाव देना, यानी कि जितने भी विश्वविद्यालय थे उनसे संबंधित जितने भी महाविद्यालय थे उनके भी प्रशासन और वित्त के लिए सुझाव दिया गया कि इनको विश्वविद्यालय से कैसे कैसे कब कब और कितने कितने मतलब वित्तीय सहायता और प्रशासन संबंधी सुझाव दिए जाएंगे। फिर नंबर 4 पे हमारा उच्च शिक्षा के पुनर्गठन हेतु सुझाव देना, यानी कि जो हमारी भारतीय उच्च शिक्षा थी उस समय उसके पुनर्गठन, यानी कि उसके पूरे पाठ्यक्रम को हमें दोबारा निर्धारित करना है और उपयोगी तथा महत्वपूर्ण और आवश्यक विषय वस्तुओं को पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखना है, यह सुझाव आयोग ने दिया। फिर उच्च शिक्षा के उद्देश्यों को निश्चित करना, क्योंकि अभी तक यानी कि आजादी के पूर्व जो हमारी भारतीय शिक्षा थी चाहे वो जिस स्तर की रही हो, ज्यादा अच्छे से उनके लिए उद्देश्यों का निर्धारण नहीं किया गया था। तो आयोग का यह भी कार्य था कि उच्च शिक्षा के लिए जो हमारे उद्देश्य हैं, जो हमारे एम्स हैं, उनको भी निर्धारित किया जाए कि हम इस शिक्षा के माध्यम से बच्चों में क्या क्या गुण और उनको किस रूप में देखना चाहते हैं। फिर नंबर 6 पे हमारा उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में सुधार हेतु सुझाव देना, यानी कि जितना हमारा पाठ्यक्रम है उसमें हम सुधार कैसे कैसे करेंगे। नंबर 7 पे है उच्च शिक्षा के टीचिंग लेवल को उठाने हेतु सुझाव देना, यानी कि जो हमारी भारतीय उच्च शिक्षा थी उसके शिक्षण स्तर को हम उठाएंगे कैसे। नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, नवीन उपकरणों का प्रयोग करेंगे और नवीन मनोवैज्ञानिक नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग करेंगे, जिससे हमारी जो टीचिंग लेवल है वह उठ सके। नंबर 8 उच्च शिक्षा के माध्यम की समस्या पर अपनी सम्मति देना। आयोग का यह मानना था कि जो हमारी उच्च शिक्षा है उसके लिए हम किन किन प्रमुख भाषाओं को उनके अध्ययन का माध्यम बना सकते हैं, इस विषय में उन्होंने सम्मति अपनी प्रस्तुत की भारत सरकार के सामने। फिर नंबर 9 उच्च शिक्षा हेतु शिक्षक भर्ती, वेतन और सेवा शर्तों हेतु सुझाव देना। उच्च शिक्षा के लिए शिक्षण कार्य करने के लिए जो शिक्षक होंगे उनके लिए मानक निर्धारित किए गए, यानी कि उनकी योग्यता क्या होगी, उनकी क्षमता क्या होगी और उनको कितना वेतन दिया जाएगा और उनके लिए सेवा शर्तें कितनी होंगी, अर्थात उनके रहने के लिए,
या आप ऐसे कह सकते हैं टीएडी और वेतन या पेंशन इत्यादि की व्यवस्था कैसे कैसे की जानी है, इस संबंध में भी सुझाव दिया गया। नंबर 10, छात्रों में व्याप्त अनुशासनहीनता को दूर करने के उपाय खोजना। तो आयोग का प्रमुख कार्य यह भी था कि जो उस समय छात्रों में अनुशासनहीनता है उस अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए हम उपाय खोजें। फिर नंबर 11, छात्रों के कल्याण हेतु योजना प्रस्तुत करना। छात्रों के कल्याण के लिए योजना प्रस्तुत करना अर्थात उस भारतीय दशा में यानी कि तत्कालीन भारतीय दशा आजादी के बाद जो हमारे मुल्क के गरीब बच्चे थे उनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए और उनके लिए आवासीय परिषद की व्यवस्था की जाए। इस तरह से बहुत सारी योजनाओं का भी सुझाव दिया विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। केवल ये जो हमने प्रमुख कार्यों का उल्लेख यहाँ किया है यही कार्य आयोग के नहीं है, आयोग ने इसके अतिरिक्त बहुत सारे कार्य किए हैं जिसको हम जब विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशों को पढ़ेंगे तो बचे हुए कार्यों का ऑटोमेटिक उल्लेख उसमें होता रहेगा। जैसे आप उदाहरण के तौर पर जान लें कि जो हमारा यह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है इसने सुझाव दिया था कि हम जो हमारी विद्यालयी शिक्षा है यानी कि माध्यमिक शिक्षा जो है उसमें सुधार करेंगे और इसके सुधार से हमारी जो उच्च शिक्षा है उसमें भी सुधार आएगा। और इन्होंने कहा था कि जो हमारी विश्वविद्यालय अनुदान समिति है इस विश्वविद्यालय अनुदान समिति के स्थान पर हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन करें ताकि जितनी भी समस्याएं हमारी वित्तीय हैं उन सब का हल हो और सभी विश्वविद्यालयों तथा इनसे संबंधित महाविद्यालयों के लिए धन और दिशा निर्देश आसानी से समय समय पर पहुंचता रहे, कोई दिक्कत ना हो। तो जितने भी हमारे विश्वविद्यालय आयोग के कार्य हैं और इसकी जो प्रमुख सिफारिशें हैं या आप कह सकते हैं इनके जो सुझाव हैं उनको हम अपनी अगली शैक्षिक वीडियो में पढ़ेंगे और यह पूरा टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा विश्वविद्यालय आयोग पार्ट 1। अब हम पार्ट 2, 3 और 4 में इसको पूरा पढ़ लेंगे ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे इस अचल टीचिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और आप अपनी ज़रूरत के अनुसार हमें कमेंट में हमारी कमियों हेतु जो सुधार करने लायक है उसको बताएं और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक का उल्लेख करें ताकि हम आपके लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो बना सकें।